टॉपिक हमारा आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो आपका ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहना है। ड्राइंग सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इसी तरीके से आपका पेपर सेट होगा और अनुमान मुझे लगता है कि इस श्रृंखला से आपके क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसे तो सभी बच्चे इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, सभी को आवाज़ आ रही है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक का जो पहला प्रश्न है, जो ये मॉक टेस्ट है, ये कह रहा है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अब्दुल फजर है, आदेश श्रीवास्तव है, या डॉक्टर राम विलास शर्मा है, या शैलेंद्र नाथ डे। तो कौन है, बता सकते हैं? सर शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे। इसके बारे में कुछ जानती हैं? जो ये किताब है, जो शैलेंद्र नाथ डे हैं, ये कहाँ के हैं? वैसे तो आपका ये प्रश्न है एज राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। मुझे बता सकते हैं इनके बारे में? ये जो पुस्तक है क्या है, इसके बारे में कोई जानता है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, हाँ या ना, ज़्यादा देर मत कीजिए। चलिए इसको थोड़ा आज जो भी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो भी प्रश्न लेके चल रहे हैं, मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके संबंध में आपको बताऊं, चाहे 10 ही क्वेश्चन हो। तो देखिए, जो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक जो पुस्तक है, आपने कहा था शैलेंद्र नाथ डे द्वारा इसको लिखा गया है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे, ये प्रधानाध्यापक ये रहे थे जिस समय ये राजस्थान के जो प्रधानाध्यापक रहे थे स्कूल ऑफ आर्ट जो राजस्थान में है, तो उसमें जी प्रधानाध्यापक के दौरान इन्होंने जो शैलेंद्र नाथ डे थे, इन्होंने जो लिखा था भारतीय चित्रकला पद्धति नामक क्या थी, इनके द्वारा पुस्तक लिखी। कभी क्वेश्चन पूछे जाता है कि शैलेंद्र नाथ जो डे थे, ये कहाँ के ये प्रधानाध्यापक के रूप में ये कार्यरत थे? तो आपको पता होना चाहिए जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे, प्रधानाध्यापक के रूप में थे। अपने ये आंतरिक उदारवादी ये टाइप के थे। ये कहीं ना कहीं जो इनके अंतर्गत, जो इनके अंतर्मन में जो चीज़ें चलती थी, कहीं ना कहीं उनको व्यक्त करते थे, उन्हें लिखते थे। और चित्रकला के संसार में अगर हम देखें तो जो सजीव वस्तु होती है ना, उनमें हमें कभी पृथक नहीं हो सकती। इनके द्वारा ये कहा गया था, हमारे जीवन में जो प्रत्येक शुभ अशुभ जो अवसर आते हैं, बेसिकली अगर जितने भी हमारे जीवन में शुभ कार्य होते हैं, जो भी हमें अगर कहें जो हमारे मंगला कार्य जो होते हैं, जैसे शुभ अवसर आते हैं, तो उस अवसर पर इन्होंने क्या चित्रकला की जो दृष्टि में रखते हुए जो मनुष्य देखता है या फिर जो अनुभव करता है, उन्हीं को वास्तविकता में अगर देखें, वास्तविक दुनिया में अगर देखें, तो उनको क्या करता है, वो कागज पर या दीवार पर या रंगों के माध्यम से, कहीं ना कहीं तुलिकाओं के माध्यम से क्या है उसको व्यक्त करता है। तो इनके द्वारा लिखा गया था। अगर मैं आपके सामने बताऊं कि जो ये शैलेंद्र नाथ डे थे, इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने मैं साझा करना चाहूँगा। जो शैलेंद्र नाथ डे थे, इनका जो कथन था कि मानव जीवन को मूक भावों को प्रत्यय रूप देने और दर्शाने के लिए एक चाक्षुष साधन ये होता है। कभी क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा किया जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था आपके इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। दूसरे नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता हैं, या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ला हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या अतीश कुमार हल्दर? कौन है, बता सकते हैं? गुप्त हैं? जगदीश गुप्त। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ जी, सर असीम कुमार हवलदार। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट अभी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं बाद में आपके कमेंट देखकर आपको रिप्लाई कर दूंगा, मगर जो भी आंसर दे रहे जल्दी से दीजिए। चलिए आरती भारती, जितने भी लोग जुड़े हैं आंसर दीजिए। सी है। हैं? सी वासुदेव शरण। अच्छा आरती आप बताओ। नहीं, क्या बोलते भारती आप बताओ। आवाज आ रही है आप तक? ये सर आ रही है सर, इसका नहीं पता है। बेटा अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो ये भी बता दीजिए। अगर नहीं जुड़ना है तो तुरंत ही क्लास लेफ्ट हो जाइए, तुरंत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है, ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल क्या है,
ये भारतीय चित्रकला नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है। अब इसी तरीके से तो क्वेश्चन बनेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि आपके अनुकूल ही प्रश्न बनेंगे, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे। तो ये याद होना चाहिए, जो भारतीय कला नामक जो पुस्तक के लेखक के रूप में जो वासुदेव शरण अग्रवाल इनको माना जाता है, क्योंकि भारतीय चित्रकला के इतिहास पर ही आधारित है। किसके आधार, ये भारतीय चित्रकला नामक जो पुस्तक है, ये भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है इस पर यह आधारित है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न, और अपने नंबरों को माइनस प्लस करते हुए चलिएगा। मैं लास्ट में सभी से क्वेश्चन पूछूंगा कि किसके कितने सही हो गए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर का प्रश्न है, ये इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई इंडिका नामक पुस्तक, चलिए बताइए। मैगस्टीनीज के द्वारा। हैं? मैगस्टीनीज। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे मौर्य काल में पुस्तक लिखी गई है, गुप्त काल में या कुषाण काल में या आधुनिक काल में, बताइए आप। सर मौर्य काल में सर, हैं? ए वाला। ए और मौर्य ए काल। वाला सभी बताइए। और सर, ए वाला मौर्य काल में। पुष्पा जी आप भी बताइए। जी मौर्य काल सर। बिल्कुल ठीक है, ये मौर्य काल में ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इस पुस्तक के बारे में कुछ जानती हैं, बताइए बताइए। जो जो ये मैग्नीज सेल्यूकस था, आपने नाम सुना है कभी इनका? जो मैग्नीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा क्या लिखी थी, जो मौर्य साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजसभा में ये भेजा गया था, क्योंकि ये क्योंकि ये क्या था, यूनानी दूत था। वह काफ़ी समय तक क्या रहा, मौर्य काल के दरबार में ये निवास करता था, और भारत में उसने जो कुछ भी देखा, जो भी सुना, उसे इंडिका नामक पुस्तक की बात करें, जो ग्रंथ में उसने लिपिबद्ध इसने कर दिया गया था। तो याद रखना, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीज का जो सेल्यूकस था निकेटर द्वारा क्या गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसके द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा जी। अगर पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये तो काल पूछ लिया है, कौन से काल में पूछ लिए, मौर्य काल या गुप्त काल या पाषाण, आपने तो बता दिया है कि इसका जो राइट आंसर है वो आपके मौर्य काल। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, माविग फोर्स की रचना है, किसकी है? माविग फोर्स की जो रचना है किसने की है, तो याद रखिएगा ये के जी सुब्रमण्यम है, गणेश पाइन का है, या रघुराई है, या अमन अलामन्ना करके है ये? के जी इसका ए है। हैं? सर के जी ए सुमरली। पक्का? बताइए, सही है? देखिए यस सर। ये जो है ये क्या लिखी गई, बिल्कुल सही है। ये के सुब्रमण्यम द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। जो के जी जो सुब्रमण्यम थे, उनके बिल्ले अगर मैं कहूँ जो भारतीय चित्रकला में गिने जाते हैं, उनको कुछ ही बिल्ले ऐसे रहते हैं। बिल्ले का मतलब होता है कि कुछ गिने चुने जो बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त होते हैं। तो इनको भी जो सुब्रमण्यम थे उनको भी क्या थे, भारतीय जो चित्रकारों के श्रेणी में कुछ ऐसे बिल्ले जो महान थे उनकी उस श्रेणी में इनको गिना जाता है, जिसमें इन्होंने क्या लिखा, जो पाश्चात्य हो गया और भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का समावेश इसमें देखने को मिलता है। और उनके द्वारा जो लिखी गई जो पुस्तक थे, उनके द्वारा अनेकों पुस्तक लिखी गई है। मूविंग फोर्स करके है, मूविंग फोर्स, और बहुत ढेर सारे किताबें लिखी गई हैं इनके द्वारा। यहाँ पर मॉडर्न आर्ट जैसे किताबें इनके द्वारा लिखी, इससे भी बहुत ढेर सारी इनकी ख्याति प्राप्त हुई है। और कला की गंभीरता हमेशा इनके अंतर्गत रही है, इन्होंने हमेशा इनकी विवेचना की है। और साथ ही अगर मैं जो पाश्चात्य कला की परंपराओं का इन्होंने क्या किया, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। और अगर मैं जब बात करूं जो के जी सुब्रमण्यम की बात करूं, तो इन्होंने अपनी जो कृतियां हैं, कृतियों में प्लाई वुड जैसे माचिस हो गया, माचिस की तिल्लियाँ हो गई, और उलझे हुए तारों का प्रयोग इनके द्वारा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि माचिस की तिल्लियों द्वारा जो कीर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी, या कहें उलझे हुए तारों का प्रयोग किसने अपनी कला के अंतर्गत किया था, तो आपको पता होना चाहिए के जी सुब्रमण्यम ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपकी
जो प्लाईवुड होती है और साथ ही जो माचिस की तिलियां होती हैं और उलझे हुए जो तार होते हैं उनका प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। और देखिए इन्होंने जिस प्रकार से स्थितियां जो परिस्थितियां होती हैं ना, जिस प्रकार से स्थिति परिस्थितियां होती है उनके आधार पर उन्होंने क्या किया, जो रंग होते थे रंगों को इनको द्वारा महत्व दिया गया है, उनको गौण माना गया है हमेशा। और इनके द्वारा बहुत ढेर सारी श्रृंखलाएं बनाई गई थी। और खाकी का एक चित्र कहते हैं, खाकी का चित्र है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाकी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए केरल में इनका जन्म हुआ था और गुजरात में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की 5वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन जितने भी दे रहे हैं वो भी इसका आंसर दीजिए। द हिंदू यूज ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हैवल देखा है, पर्सी ब्राउन देखा है, डॉक्टर मुकुल राज आनंद देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, तो इसमें से कौन सा वो सही है बता सकते हैं? हैं? मुल्कराज आनंद। किसने लिखा, फिर से रिपीट करो। मुल्कराज आनंद। ऑप्शन सी। सर सी डॉक्टर मुकुल। यस सर। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर मुकुल आनंद, ये इनके द्वारा इसको लिखा गया था, तो सही है, एज राइट आंसर है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो इसका प्रकाशन हुआ था, जो ये पुस्तक लिखी गई थी 1933 में, 1933 में ये डॉक्टर मुकुल आनंद ने इसको लिखा था। तो याद रखिएगा इस पुस्तक का जो मैंने बता दिया किस वर्ष से लिखी गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। अब वहीं अगला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। यह रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है ये बताना है। यहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है, या विश्वनाथ खन्ना है, या अशोक भौमिक हैं, या फिर अशोक वाजपेयी। तो किसके द्वारा इसको लिखा गया है बताइए। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी दीजिए। मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ तो इसको नज़रअंदाज कीजिए, आप मगर कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए बताइए, चलिए भारती आंसर दीजिए। और लोग भी दीजिए, देखते चलिए। चलिए और लोग भी दीजिए। भारती, तुरंत मैंने आपसे कह रखा है कि जब क्वेश्चन पढ़ा जाता है तो तुरंत ही आंसर दीजिए, सभी लोग इसमें आंसर दीजिए, अन्यथा क्लास लेफ्ट होते चले जाइए। सर रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कन्फर्म हो? रेखावली ग्रंथ है, तो एज ए राइट आंसर है। ये जो है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। तो जो ये रेखावली जो ग्रंथ है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, कोई बताएगा? किस वर्ष प्रकाशित, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी प्लीज आंसर दीजिए कि ये रेखावली जो ग्रंथ है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो मैं आपको बता दूं ये जो ग्रंथ है ये 1951 में इसको प्रोफेसर जो रामचंद्र थे शुक्ल थे इनके द्वारा किया गया था, इसको लिखा गया था। और जो ये ग्रंथ है बेसिकली अगर आप देखोगे तो इलाहाबाद के कला प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखावली जो नामक पुस्तक है वो कौन से प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, तो इलाहाबाद प्रकाशन कला के प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और भारतीय चित्रकला जो शिक्षण पद्धति है, साथ ही चित्रकला का जो रसास्वादान जिसकी हम बात करते हैं कला में, और साथ ही जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, कला का जो दर्शन होता है और कला का प्रसंग, और साथ ही कला का जो आधुनिक कला की जो समीक्षावाद होता है, और उसके इतर अगर हम देखें तो पश्चिमी आधुनिक चित्रकला, और साथ ही अगर हम कहें जो रामचंद्र शुक्ल की ये क्या थी, कुछ प्रमुख कृतियाँ आपके सामने मैंने रख दी। अब अगला प्रश्न है, ये देख पा रहे होगे, भाग्यश्री शिल्प प्रबंधवली के लेखक कौन है, तो बता सकते हैं। पर्सी ब्राउन है, स्टेला कैम्ब्रिज है, या फिर अरविंदनाथ टैगोर है, या सितारा देवी हैं? सर सी अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ पढ़ा है? बिल्कुल सही है, सही आंसर है
ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है। बागेश्वरी ये शिल्प प्रबंधन बली के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो जो ये पुस्तक थी बेसिकली अगर आप देखें तो इसका जो प्रकाशन हुआ था, अगर हम देखें तो ये प्रकाशन कलकत्ता, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो प्रकाशन है तो वहाँ से इसे प्रकाशित किया गया था। 1941 को इसको प्रकाशित कराया गया था। और वर्ष आता है आपका 1921 से 1929 के दौरान, याद रखिएगा 1921 से 1929 के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की जैसे इंडियन फ्लाइंग आर्ट के बारे में बात करें तो पहली जो रानी बागेश्वरी प्रोफेसर नियुक्त हुई थी, ये आपको बताना है ये कौन थी, ये आपको ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए ये कौन थी। इंडियन फाइन आर्ट की क्या थी, ये पहली रानी के रूप में ये जानी जाती है। तो याद है कौन जानी जाती है, तो ये जानी जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही आपको बताऊं इनको प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पर नियुक्त किया गया था। और रानी बागेश्वरी प्रोफेसर ये फेलोशिप जो मिलती है तो इनको प्राप्त हुई थी उस टाइम पे। और जो प्रोफेसरशिप जो अगर मैं बात करूं तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना कलकत्ता में जो हुई थी 1921 को ये की गई थी, तो वहाँ पर ये नियुक्त हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या लिखी थी, इस किताब को लिखा गया था 1941 में इसको प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। अब 8वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि जितने भी बच्चे ऑनलाइन देखते हैं वो भी आंसर दीजिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे, अतीश घोष या जगदीश गुप्त थे या अमरनाथ दत्त थे या एडिसन थे, कौन थे बताइए। सर जगदीश गुप्त भी। जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त कन्फर्म है। अच्छा चलिए, और कोई बताएगा इसका आंसर। चलिए कोई और भी दीजिए इसका आंसर। चलिए क्या बोला आपने, जगदीश गुप्त। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 9वें नंबर का। रस ममीसा ग्रंथ की रचना की है किसके द्वारा, अभिनव गुप्त द्वारा या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल द्वारा या शंकराचार्य ने किया था या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने की थी। है सर राम। किसने, फिर से दोबारा बोलो। रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए यहाँ पर अभिनव गुप्त है। और जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी बताइए। देखिए ये अभिनव गुप्त। बिल्कुल गलत है, ये अभिनव गुप्त नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये की गई थी, ठीक है। तो याद देखिएगा इनके द्वारा इसको किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कौन है, कालिदास हैं या बाणभट्ट हैं या ये दंडी हैं या भवभूति हैं, कौन है। सर कालिदास। कालिदास ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही है कालिदास। इसके बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ बताइए, क्या है ये बता सकती हैं। आपने कहा कि कालिदास, मुझे ये बता दीजिए कालिदास के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, कुछ याद है उनकी एक आध रचनाएं। मान लीजिए आपने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक तो ये रचना होगी, और उनके द्वारा कुछ रचनाओं के बारे में बता सकती हैं। मेघदूत भी लिखा गया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए इनके द्वारा बेसिकली अगर आप देखोगे जैसे ऋतु संहार हो गया और मेघदूत हो गया, कुमार संभा हो गया, रघुवंश हो गया, ये जो चीजें हैं कालिदास की प्रमुख क्या है रचनाएं हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 11 नंबर का प्रश्न है, वहां पर कह रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है। बेसिकली अभी आपने यहाँ पर हमने चर्चा कर ली थी, तो ऑब्वियसली किसकी है, ये कालिदास की ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 12 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप 12 नंबर का प्रश्न को देखिए तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई। यहाँ पर यह है 15 अगस्त 1949 में या फिर 18 सितंबर 1951 में या 17 दिसंबर 1948 में या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए।
सर इनमें से कोई नहीं। मुझे क्या पता, आप बताइए आंसर इसका। सर 1949 ए वाला, 15 अगस्त 1949। 15 अगस्त 1949 में। सही है, ये गलत है? यस सर यही है। पक्का? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो इस समय क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, हमने कहा जो राष्ट्रीय संग्रहालय की जो हमने बात करी थी, तो ये आपकी ये स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न है, मुंबई आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1880 में, 1888 में, 1876 में, 1892। तो किस वर्ष से ये हुआ था, आप बता सकते हैं? मुंबई आर्ट सोसाइटी का जो स्थापना वर्ष 1888। है, चलिए 1888। चलिए आरती आप आंसर दीजिए। अभी यहाँ पर चनियाल जी जो जुड़ी हैं वो भी बताइए। चनियाल जी आप बताइए। यस सर बी वाला 1888। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। क्या हो सकता है? 1880, 1888, 1876, 1892। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 1888 में ये हुआ था। मुझे इसके बारे में बताइए। मैंने जब मुंबई आर्ट सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ाया था तो इसके बारे में थोड़ा सा, ये आरती या भारती जो भी बताना चाहता है वो बता सकते हैं इसके बारे में। चलिए, चलो आंसर दीजिए इसका फटक से। बताइए। देखिए, जब हमने कहा था कि मुंबई आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कि कब हुई थी? 1888 में ये हुई थी। जो मूल रूप से अगर हम देखें, जो भारत में जो ब्रिटिश कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया था। किस में किया गया था? जो मुंबई आर्ट की जो स्थापना बेसिकली की गई थी वो भारत में ब्रिटिश कलात्मक प्रवृत्तियों को जो प्रोत्साहित करने के लिए इसको किया गया था। बाद में उनके प्रदर्शनियों में क्या होता, भारतीय जो प्रतिभागियों को भी इसमें किया गया था, सम्मिलित किया गया था। जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी का वार्षिक जो था कि कला प्रदर्शनियों को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण या कहीं सामाजिक जो घटनाएं हैं या फिर स्थानीय समाचार पत्रों के बारे में इसमें लिखा गया था। और राजा रवि वर्मा हो गए, गणपति हो गए हैं, और आपके एम एफ पिरखवाल जैसे बहुत बड़े बड़े जो चित्रकार थे, इन चित्रकारों ने क्या करता है, इन प्रदर्शनियों में भाग लेकर कई ऐसे पुरस्कार इनके द्वारा यहाँ पर जीते गए। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मुंबई आर्ट सोसाइटी है भारत में जो स्थापित होने वाली, ये क्या है? पहली कला सोसाइटी के रूप में स्थापित। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुंबई आर्ट सोसाइटी है वो आपको पता होना चाहिए भारत की पहली क्या है, ये कोई ना कोई सोसाइटी के रूप में जो स्थापित हो। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कला के क्षेत्र में पहली कला सोसाइटी के रूप में कौन स्थापित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ये आर्ट सोसाइटी जो थी, मुंबई आर्ट सोसाइटी, जो 1888 में इसको किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आपको मैंने बता दिया है। और साथ ही इसके बारे में थोड़ा सा और ये समझ लीजिए, जब मैंने कहा कि ये भारत की पहली कला सोसाइटी के रूप में थी और ये कला सोसाइटी अपनी क्या थी, स्थापना के जब 22 वर्ष जब पूरे हुए थे तब इसने क्या करा था, तो यहाँ पर एक पत्रिका इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी बिफोर, अगर हम कहें इसके तो मुंबई आर्ट सोसाइटी के रूप में जो सोशल वर्क में किया था, तो ये जो किया गया था 1906 से 1910 के बीच में, ये नाम से शीर्ष में प्रकाशित होने वाली इनके पत्रिका के रूप में ये आई थी, और ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 14 नंबर का प्रश्न है कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की जो स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, 1928 में हुई थी, 1947 में हुई थी, 1954 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए। सर 1928 बी। पक्का? चलिए चनियाल जी आप बताइए। पुष्पा जी आप बताओ। इन्होंने 1928 कहा, तो सही है क्या गलत है? सोनी आप क्या कहना है आपका इसमें? जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसका आंसर दीजिए।
1936। देखिए सर 1928। इसका जो राइट आंसर है, इसका बी जो कहा था 1928 में ये किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे कि आपको ये भी सर्वविदित होगा कि जो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की जो स्थापना जो की गई थी नई नई दिल्ली में की गई थी, ये 1928 में इसको किया गया था। और 1928 में ही जो ब्रिटिश सरकार ने किया गया था, लंदन में इंडियन हाउस का यहाँ पर निर्माण करने का फैसला लिया था। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन में इंडियन हाउस सोसाइटी जो हाउस का निर्माण करने का फैसला किस वर्ष लिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये 1928 में ही लिया गया था। और इसमें क्या था, जो हमारे कुछ भारतीय जो चित्रकार थे, इन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया फाइन आर्ट और क्राफ्ट सोसाइटी का यहाँ पर नेतृत्व किया और साथ ही इंडियन हाउस के निर्माण में भी इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। साथ ही अगर बात करें तो भारतीय कलाकारों की अगर बात करें तो इनके चयन के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो ऑल इंडियन जो प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर किया गया था, सोसाइटी जो थी ये, ठीक है, आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी ने ही किया गया था। तो इसमें क्या होता है, जिसमें अगर मैं बेसिकली अगर मैं कहूँ इंडिया में जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, ऑल इंडिया में जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, इसमें इसी पे 4 चित्रकारों ने इसमें उस समय प्रतिभाग किया था। जैसे एक तो थे आपके धीरेन्द्र कृष्ण देव थे, साथ ही और वर्मन जी थे और रानाडे थे करके, ऐसे करके ललित मोहन थे, सुधांशु चौधरी थे। इन्होंने क्या करा था, बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडियन जो हाउस था लंदन को सजाने के लिए इनको नियुक्त। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सदस्यों को इंडियन ऑल इंडियन हाउस सोसाइटी को सजाने का दायित्व सौंपा गया था, 1 2 3 4, तो आपको पता होना चाहिए 4 सदस्यों को वहाँ पर क्या किया गया था, आपको जो इंडियन हाउस लंदन को सजाने का यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया था। साल आता है 1932 का साल आता है। 1932 में ये लोग क्या थे, भारत वापस आ गए और जो ये 4 चित्रकार थे, इन चित्रकारों ने अपने कार्यों के बलबूते कहीं ना कहीं सराहना, पूरे यूरोप में इनकी सराहना हुई। और साथ ही ये जो 4 लोग थे, ये जो ऑल इंडिया फाइन क्राफ्ट और सोसाइटी जो ये हैं, इनके क्या थे, नियमित रूप में ये कहीं ना कहीं सदस्य के रूप में हो गए। और भारतीय जो चित्रकला की जो वार्षिक प्रदर्शनी लगती है, और कला प्रदर्शनी में इनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था। मैं इसके सामने कुछ थोड़ा तथ्यों की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, तो उन तथ्यों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि ऑल इंडियन फाइन आर्ट और क्राफ्ट सोसाइटी का पंजीकरण किस वर्ष हुआ, तो बता सकते हैं? तो चलिए आरती मुझे बताइए कि जो ऑल इंडियन फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी थी उसका पंजीकरण किस वर्ष हुआ था। तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखता हूं, तो उसको बताइएगा। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बता सकते, 1936 में हुआ था या 1938 में हुआ था या 1941 में हुआ है, ऐसा 1945 में था, किस वर्ष हुआ था बताइए। 40। और लोग देखिए, बेसिकली अगर आप बात करें जो ऑल इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी और क्राफ्ट की अगर बात करें, जिसका जो पंजीकरण हुआ था वो 25 अप्रैल 1938 को इसका हुआ था। जब इस सोसाइटी की अगर मैं बेसिकली अगर बात, जब 60 वर्ष जब इसको हो गया तो उसके अंतराल में क्या होता आता है, साल 1988 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी ऑल इंडियन आर्ट एग्जीबिशन लंदन में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें यूएई के जो बड़े प्रधान वो क्या बोले पीएम थे, उनको आमंत्रित किया गया था इसमें। और इसका समापन जो किया गया था साल आता है 1989 में इसमें ये किया गया था, तो याद रखिएगा। तो 94 अगर हम आते हैं, 1994 का वो दौर था जिसमें सोसाइटी द्वारा किया गया था, एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था भारत में। तो वो कहाँ पर खोला गया था, कोई बता सकता है? तो मैं कुछ राज्यों के नाम आपके सामने रखूंगा। वो था आपका पंजाब था, हरियाणा था, दिल्ली था, या फिर आपका ये पश्चिमी बंगाल, बता सकते हैं? पश्चिमी बंगाल। और चलिए भारतीय, आप आंसर दीजिए। यहाँ पर श्वेता जुड़ी हैं तो वो भी बता सकती हैं। चनियाल जी, आपका आंसर नहीं आ रहा है, अगर जुड़ी हैं तो बताइए आंसर इसका। सर और क्या ऑप्शन दिए थे? हैं? चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैं बता दूँ, जो इसका जो एक क्षेत्रीय कार्यालय हुआ था, साल था आपका 1994 था।
तो उस समय यहाँ पर एक हरियाणा में पंचकुला नामक एक स्थान है, हरियाणा के अंदर इसकी एक शाखा खोली गई थी, एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में से ओपन किया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के? यस सर, आपने डेट क्या बताई थी पंजीकरण वाले की? 1938 फिर डेट क्या थी? ये आपका था कि 25 अप्रैल 1938 को ये हुआ था। समझ में आ रहा है? अब आते हैं यस सर, थैंक अब आते हैं 15 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। ये कह रहा है कि आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। कहाँ खुली थी? बेंगलुरु में खुली थी, या कोलकाता में खुली थी, या चेन्नई में खुली थी, या मुंबई में? जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं तुरंत ही आज का आंसर दीजिए। अगर आंसर नहीं दे सकते तो लेफ्ट हो सकते हैं, मेरे को मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं अगर आंसर नहीं दे रहे लेफ्ट हो जाए, मेरे पे कोई आसान नहीं दिखा रहे हैं। चलिए यू सर। कल मुंबई। हैं, सर बी कलकत्ता। और सोनी, मुंबई। सोनी आंसर आ रहा है आपका? सोनी आंसर दीजिए। चेन्नई। मेरी आवाज आ रही सोनी आप तक? इस सोनी से तुरंत ही क्लास को लेफ्ट करने के लिए बोलिए। इसका जो राइट आंसर है, इसका मुंबई है। मुंबई में सॉरी ये क्या थी? हाँ, सर ऊपर वाला चल रहा था। पहला जो पहला वाला ऑप्शन है ये है बेंगलुरु। क्या था? बेंगलुरु में ये खोला गया था। कौन सी? आधुनिक चित्रकला, जो आधुनिक कला संग्रहालय की जो दूसरी शाखा खोली गई थी वो बेंगलुरु में खोली गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर आप 16 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। साला रंगजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान? कहाँ पर है बताइए? हैदराबाद। हम्म, सर हैदराबाद। हैदराबाद में है? हैदराबाद। पक्का? और लोग भी बताइए। हैदराबाद। हैदराबाद। बड़ी दबी जबान में बोल रहे हो, कोई आपको कुछ कर रहा है? हमने कहा बताओ। देखिए जी सर, हैदराबाद। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? हैदराबाद में ये ओपन हुई थी। आपको बता दो जो साला रंजंग है ये संग्रहालय आपका क्या है? पहले अगर बेसिकली आप देखो जो तेलंगाना जो तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य में है? सविता सबकी आवाज कट रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना के जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद के शहर मूसी नदी आती है। मूसी नदी के जो दारू सीफा में ये स्थित है, आपको याद रखिएगा। ये माइक बंद करिए। माइक ऑन कर दो, प्लीज आवाज कट रही है सबकी। यार मैं क्लास ज्वाइन कर। इससे पहले माइक बंद करने के लीजिए। कि मेरी आवाज आ रही सभी तक? ये सर आ रही है। देखिए किसी को कोई वार्तालाप करनी होती है तो माइक बंद कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए कि जो ये था ये किस राज्य में है, तो ये पूछा जाता है, तो ये आपके तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 17वें नंबर का प्रश्न है कि भोपाल स्थित भारत भवन का जो संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर एस रज्जा थे, या फिर JC स्वामीनाथन थे, या फिर KS कुलकर्णी थे, या मंजीत बाबा? तो कौन थे आपको बताइए? सर बी जगदीश स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन लिखा है बी वाला। जी स्वामीनाथन। जी स्वामीनाथन। पक्का? यस सर। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या है? J स्वामीनाथन है। तो भोपाल स्थित क्या है जो भारत भवन
कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत भवन कहाँ स्थित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये भोपाल में स्थित है। ठीक है। अब जो भोपाल स्थित जो भारत भवन है, इसके संस्थापक के रूप में देखिए, संस्थापक के रूप में बेसिकली इस पे थोड़ा सा ध्यान में आपका केंद्रित करना चाहूँगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, संस्थापक के रूप में अशोक वाजपेयी को माना जाता है। याद रखिएगा, जो अशोक वाजपेयी है तो संस्थापक के रूप में उनको माना जाता है। और जेसी स्वामीनाथन ने ट्रस्ट, जो ट्रस्टीशिप होती है, जो ट्रस्टी के रूप में जो इसको संचालित करते हैं, ट्रस्टीशिप के रूप में ये थे। ठीक है। एक क्या करता है, किसी संस्था को जो संचालित करता है उसको, मान लीजिए आपने कोई स्कूल खोला, स्कूल को रन कौन कर रहा है, वहाँ का प्रिंसिपल उसको रन कर रहा है। और बनाया किसने था, तो इसको किसने बनाया था, तो वो कौन थे आपके जो अशोक वाजपेयी द्वारा इसको बनाया गया था। इसके संस्थापक के रूप में वो थे। और जो ये जेसी स्वामीनाथन थे, ये ट्रस्टीशिप के ही रूप में ये थे। ठीक है। याद होगा आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत भवन का जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, कोई बताएगा मेरे को किस वर्ष किया गया था? चलिए रवि जी आप बताइए। 1882 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? जी स्वामीनाथन के अध्यक्ष। नहीं, किसके द्वारा? सर इंदिरा गांधी किया था। बिल्कुल ठीक है। जो भारत कला भवन है, इसका जो उद्घाटन किया गया था, जो हमारे जो देश की जो पूर्व क्या थी, प्रधानमंत्री थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा इसको किया गया था। 13 फरवरी साल आता है 1982 को इसको किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। और भारत भवन जो पूछा जाता है कि कौन से राज्य में है, वो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये स्थित है। एक क्या है, एक विशाल संयुक्त कला भोपाल में। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा। और इस भवन में बेसिकली इस भवन को कितने भागों में विभाजित किया गया, कोई बताएगा? क्वेश्चन बनता है कि भारत भवन को कितने भागों में विभाजित किया गया। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं उसका आंसर दीजिए। ठीक है। इसे आपका स्वमूल्यांकन होगा। जल्दी बताइए कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो ये भारत भवन है, इसको 6 भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो 6 भाग हैं उसको रूप कर एक है, बहिरंग करके दूसरा है, तीसरा अंतरंग हो गया, वार्थक करके है, अंधहित है, और रंग मंडल। ये 6 भागों में इसको किया गया विभाजित किया। बेसिकली इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछा जा सकता है कि भारत भवन को कितने भागों में विभाजित किया गया। आपको कहने का मतलब है कि इसके 6 प्रकोष्ठ इसको बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा ये 6 भागों में बनाए। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है कि भारत भवन की जो डिजाइन किसने तैयार की गई थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वॉल कैफबरी करके है, चार्ल्स कोरिया है, सतीश गुजराल है, या काविंद वेन जैन सतीश गुजराल है? चार्ल्स कुरियन बी। चार्ल्स कोरिया। सर चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया, यही कहा आपने? ये बिल्कुल ठीक है। इनके द्वारा है क्या कहते हैं, इसको बनाया गया था। जो भारत भवन जो मध्य प्रदेश में, ये एक क्या है, विधित कला संग्रहालय के रूप में हम इसको जानते हैं। और ये भवन बनाया गया जो भोपाल में क्या है, बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के ये निकट इसको बनाया गया है। और इसके जो सूत्रधार थे, बेसिकली इसको जो निर्मित किया गया, जो उसको डिजाइन जो दिया गया, चार्ल्स कोरिया द्वारा इसको बनाया गया। उन्होंने बेसिकली अगर देखें, जो ये चार्ल्स थे कोरिया करके थे, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि ये जो कला का केंद्र था, एक बहुत ही सुंदर क्या है, ये स्थान पर ये स्थित है। और पानी का रुका हुआ एक पठार, जहाँ से तालाब और क्या है, ऐतिहासिक शहर दिखाई देता है। और ये इनके द्वारा ये कहा गया था। और साथ ही ये भवन वर्ष 1982 में इसको स्थापित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर ब्रजेश सिंह थे, सुरेंद्र सिंह थे, या योगेंद्र नाथ योगी थे, या जय कृष्ण अग्रवाल थे, तो कौन थे, बता सकते हैं? बताइए। जिससे योगेंद्र नाथ योगी। योगेंद्र नाथ योगी। योगेंद्र नाथ सी योगी। और लोग बताइए, जो भी इसे ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। मैं अगर आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ तो उस पर ज़्यादा गौर मत कीजिए, आप अपना आंसर देते हुए चलिए। और लोग दीजिए। भारती आप क्या कर रही हो, आंसर दीजिए। और ये बहुत लंबे टाइम से आरती का आंसर कुछ नहीं आ रहा है। मेरे को इसका आंसर मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश में कौन सा।
अब आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश राज्य कला, हाँ, अकेडमी की अगर हम बात करें, इसके ये बताइए अध्यक्ष के रूप में कौन थे? कि अभी इन्होंने कहा था कि अभी क्या बोलते हैं, रवि जी ने क्या कहा था? सर योगेंद्र नाथ हाँ, योगी सी। योगेंद्र नाथ योगी कहा था इन्होंने, सी। और कोई यहाँ पर, ये पहले तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर अपने मुंह में दही जमाई है तो पहले सबसे पहले निकलिए इस क्लास से, छोड़िए इस क्लास को। इसमें जो आंसर दे सकता है वही यहाँ पर बरकरार रही है। चलिए लेफ्ट होइए, अन्यथा मैं आपको यहाँ से हटा दूंगा। कोई खेल चल रहा है आपके लिए? आप ये सोचिए कि आप जो ये सोच रहे हो ना, मुझे 80,000 या 75,000 रुपये मंथली जो सैलरी मिलेगी, वो ऐसे नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर गलत भी दोगे तो भी चलेगा। देखिए, अगर मुझे गुस्सा आएगा मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, फिर मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से और टीचर पढ़ाते हैं। कोई मैं पागल हूँ क्या? मैं आप लोगों के लिए आज पूरा दिन भर ये प्रश्नों की श्रृंखला बनाने में लगा था, और आप लोग हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन नहीं दे पा रहे, शर्म की बात है। चलो भर पानी में डूब मरो। चलिए यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, चनियाल जी दीजिए आंसर। जी। आप यहाँ पर खामोश होने के लिए आई हैं? जय कृष्ण अग्रवाल। जय कृष्ण अग्रवाल। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप उस समय से आंसर क्यों नहीं दे? यहाँ पर क्या कोई प्रदर्शनी लग रही कोई? सर वो आवाज वो हो जा रही है, सिग्नल प्रॉब्लम हो रही अभी तो कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं हो रही। यहाँ पर ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं वो कितनी मजाक बना रहे होंगे। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है, ब्रजेश सिंह हैं। ये क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत थे। ठीक है, ये पहले अध्यक्ष थे। ये आपको बता दूं, ब्रजेश योगी ने, ये योगेंद्र नाथ, वर्तमान वर्तमान में नहीं नहीं, ये पहले के थे सब। ठीक है, अच्छा प्रथम थे। वर्तमान में कौन है सर? अब वर्तमान में सर इतना अभी मैंने डीपली नहीं पढ़ा, तो वर्तमान में अभी सर मैंने ऐसा लगा कि योगी पढ़ा है तो इनमें से एक होंगे। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं कि 20वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसके द्वारा कौन सी पदवी, कहने का मतलब है ये बाबर को जाता है इसका श्रेय, कि अलग अलग जो पदवी देते थे ना, अलग आपने मुगल काल पढ़ा होगा तो ये उसमें दिया करते थे। यहाँ शायरी या मुबायाना करके, यान करके है, दीन पनाह, या इनमें से कोई नहीं? सर सी वाला, दीन ईमान वाला। जी सर। शायरी। है मुबाइना। डी। सर बी। डी क्या है इनमें? बी। डी या बी? बी। मुबायान करके है जो, मुबैयान। बिल्कुल ठीक है, बी वाला ऑप्शन एज ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब ये क्या था, थोड़ा बाबर जो मुयावियान जो जो शैली थी, इसका जन्मदाता माना जाता है। याद रखिए, इसके जन्मदाता के रूप में माना तुर्क बाबरी। बाबर की क्या है, प्रसिद्ध कीर्ति के रूप में आप जानते होंगे, अमीर अली शेर के अलावा तुर्की कविताओं की रचना इनके द्वारा की गई थी। और बाबर का जो दूसरा व्यक्तित्व था, उसने क्या करा था, उसने शुद्ध और क्या बोलते हैं सबसे चमकदार तुर्की भाषा में एक क्या है, दीवान जैसे काव्य संग्रह में इनके द्वारा लिखा गया था। उन्होंने तुर्की छंद शास्त्र और साथ ही अलग अलग प्रणालियों पर क्या करे इनके द्वारा विकसित किया गया, और तुर्की इतिहास का एक स्मरण आता है तो उसमें इसका जिक्र होता है, तो बाबर ने वो लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 21वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। 21वें नंबर का कलमकारी, आंध्र प्रदेश। कलमकारी का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। जी सर। इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने कलमकारी आपको पढ़ा रखा है। चलिए रवि जी, कलमकारी के बारे में बताइए। सर का जो कलमकारी है ये आंध्र प्रदेश की लोक कला की है, ये जानता हूँ मैं, इसलिए बता नहीं। ये चलिए, मुझे इसका आंसर आरती देगी। चलिए आरती बताइए, ये पढ़ा रखा है, ये मत कहना। जी सर, जो ये कलाकारी है ये आंध्र प्रदेश की लोक कला है सर। और जो सर ये वहाँ के लोकल मतलब लोकल
मतलब क्या बोलेंगे, कलम के द्वारा बनाई जाती है, मतलब एक कलम यूज की जाती है। वो जो होती है वो बांस की या खजूर की छड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसकी बारीक नोक बना के इसलिए इसका नाम कहीं ना कहीं कलमकारी रखा गया, क्योंकि इसमें एक पेड़ की खजूर और बांस के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका कलम बनाया जाता है, तब इससे काम किया जाता है। और जो सर इसकी जो कलमकारी है, ये इसकी दो विशिष्ट शैलियाँ थी जो हमने पढ़ी थी, श्रीकलाहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली सर। और इन दो जगह पे, इन दो शैली के रूप में आज भी कलमकारी कहीं ना कहीं आंध्र एक प्रदेश मिनट एक में मिनट एक करी जा मिनट रही है। एक मिनट और एक मिनट, चलिए भारती आप बताओ। ये सर जितना इन्होंने बताया, उसके बाद सर जो इसमें जो हम रंग यूज करते हैं ना, वो मुख्य रूप से हम इसमें मतलब प्राकृतिक रंगों का यूज करते थे कलमकारी के लिए ये लोग। और सर ये क्या बोलते हैं, इसमें सूती कपड़ों को उसमें करते थे ये लोग। इसमें मुझे बताइए, जो कलमकारी में किन चीज़ों को शारदीय रूप में बनाया जाता था, कौन से दृश्य बनाए जाते थे? सर इसमें सर वही हिंदू महाकाव्य, रामायण महाभारत और इससे संबंधित चित्र बनाए जाते थे, पशु चलिए पक्षी और मतलब ठीक ठीक है वनस्पति रंग से ठीक है। अब यहाँ पर चनियाल जी, ये इन्होंने कहा कि ये कलमकारी क्या है, एक लोक कला के रूप में इन्होंने कहा, तो कलमकारी के बारे में क्या जानती हैं बताइए। सर कलमकारी कला कपड़े में आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और ये हाँ बोलो मंदिरों के कपड़ों में बोलते रहो। और चट्टानों, इसमें चादरों, इस जो साज कलमकारी सज्जा, और जो इसका एक कलमकारी कहा गया है, इसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, मेरे को बताओ तो। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। चले हेमा तुम ही बताओ। सर काल्पनिक रंग और ये प्राकृतिक रंग। काल्पनिक रंग क्या होता है, मेरे को बता सकती हैं? काल्पनिक रंग का चलिए चलिए ठीक है, पौधे की पत्तियां, पेड़ की छाल, तने। ये पढ़ के मत सुनाओ, ठीक है। अब देखिए, अभी ये रवि जी आपको थोड़ा इसके बारे में मैं बताता हूँ, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जो कलमकारी है ना, बेसिकली कलमकारी का जो संबंध है, आपने अभी बता दिया कि भैया ये आंध्र प्रदेश राज्य से इसका संबंध है, आपने ये कहा था इन लोगों ने। तो कलमकारी का जो अर्थ होता है, बेसिकली आप इस चीज़ को समझे ना कि कलमकारी का जो संबंध है, उसका जो अर्थ होता है, वो कलम द्वारा कला का कार्य किया जाना होता है। किसी ऐसे कलम से, जो कलम होती है, कलम से किया जाता है, कला के क्षेत्र में कार्य किया जाता है, कला का वो कार्य किया जाता है। इसमें जो होता है बेसिकली, अगर आप देखोगे कला में क्या किया जाता है, कपड़े पर क्या किया जाता है, जो भी वनस्पति जो रंग हमें प्राप्त होते हैं प्रकृति के माध्यम से, उनका इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो कपड़ा होता है बेसिकली, इसमें कपड़े पर क्या होता है, कार्बनिक रंगों का क्या, एक कार्बनिक रंग होते हैं, उसका क्या किया जाता है, उसका उपयोग करके इसमें पेंटिंग की जाती है। और ये जो बेसिकली अगर आप देखो, ये जो कला है, जो भारत के बहुत ढेर सारे से कई राज्य हैं जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो किसका प्रयोग किया जाता है, जो कार्बनिक जो रंगों की जो मैंने बात करी, तो भारत के जो अन्य जितने भी राज्य हैं जहाँ पर लोक कलाएं हैं, जहाँ पर कला के क्षेत्र में कुछ कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आप देखोगे तो ये जो है, तो बहुत से राज्यों में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी है, आपको ये भी बता दूं। लेकिन अगर बेसिकली अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, जो कलमकारी है, कलमकारी की जो शैली है, वो आंध्र प्रदेश की एक शैली है, जिसे हम कहते हैं कि कालहस्ती है, जो और साथ ही मछलीपट्टनम जो अभी इन्होंने जो बात करी थी, वहां से इसका विकास ये माना जाता है। और जो कलमकारी बेसिकली जो है, जो वो मुख्य रूप से, जैसे अभी आरती ने भी इसका जिक्र किया था, कि इसमें जो हमारे जो पौराणिक जो कथाएं हैं, हिंदू पौराणिक जो कथाएं हैं, उन कथाओं का कहीं ना कहीं इसमें दृश्यांकन, चित्रांकन किया जाता है। बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा इसके जो महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ अगर मैं आपको ले जाऊं, तो कलमकारी बेसिकली जो किया जाता है कपड़े पर, हमने आपको इस पे वीडियो भी बनाई थी, हमने इसको समझाया भी था, उसको मैंने किस प्रकार से आपको मैंने उसकी पीडीएफ भी शेयर करी थी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वो उनको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे से ले सकते हैं। तो इसमें क्या था, हमने दिखाया था कि किस प्रकार से महिला इस पे एक कपड़े में किस प्रकार से नीप लगाया जाता था, किस प्रकार से ये बनाए जाते थे, तो आपको मैंने पूरा वो दिखा रखा है। तो उसमें क्या होता है, कपड़े पर क्या होता है, हाथ पर ब्लॉक से बनी हुई जो पेंटिंग होती है, उसको प्रयोग किया जाता है।
जाता है। और इसकी जो ये प्रचलन में था जिस टाइम पे अगर कहें इसका जो उदय माना जाता था, बेसिकली अगर आप देखोगे 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जो कोरामंडल के जो तट था उसके आसपास का क्षेत्र उस टाइम पे माना जाता था कि कोरामंडल के समय में या कहें उसके तट पर ये क्या होता है, ये जो शैली थी जो हमने कहा कि कलमकारी उस समय ये पनपी थी। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य का ये था। और जो कलमकारी था बेसिकली अगर देखो जो कपड़ा होता है, जो कला के क्षेत्र में जो हम कार्य करते हैं, जो कला जो कपड़े में, और साथ ही आपने अभी कई बच्चों ने मेरे से ये भी कहा था कि बंजे जो मंदिर के कपड़े होते हैं उन पे इसको किया जाता है। और साथ ही प्रार्थना के लिए जो बनाएगी जो चटाइयाँ होती हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर आप मंदिर में जो चटाइयाँ बिछाते हैं तो उस पर बनाए जाते हैं। और साथ ही चादरों पर भी इसका प्रयोग किया गया है। और क्योंकि चादरों पर इसलिए किया गया है कि आपके जो साज सज्जा होती है, जो आपकी खूबसूरती को जो बरकरार रखने जो सामान होते हैं उन पे इसको किया जाता है। बेसिकली अब एक चीज़ और आता है, कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है जो कलमकारी जो शब्द है इसका जो उर्दू में बेसिकली अगर हम देखें उर्दू में इस शब्द का गुलाम करके आता है, गुलाम एक शब्द आता है तो उससे माना जाता है इसका उदय। कलमकारी जो शब्द है इसका जब उदय शब्द के उर्दू में इसका जो गुलाम जो शब्द होता है इससे बना है। और इसका जो अर्थ होता है बेसिकली अगर आप देखोगे जो कलम का और साथ ही जो कारी का जो अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कि वर्क है जिसे हम कार्य कहते हैं। और साथ ही कलमकारी का क्या है, ये प्राचीन कला के रूप में हम जानते हैं। हर किसी राज्य की अपनी अपनी लोक कला होती है, तो ये इस प्रकार से इसको माना जाता है। बेसिकली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा, अगर आपके समझ में आया होगा, ठीक है, समझ पाए हैं? यस चलिए सर। अब 22वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगी। 22वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अंजलि इला मैन, मैंने इसको पढ़ा रखा है, आपको याद होगा। तो इसमें से किससे संबंधित है? छाया कला या व्यंग चित्र या चित्रकला के रूप में या नृत्य कला, तो बता सकती हैं? सर चित्रकला मैं और लोग बताइए। चित्रकला। और इसमें कितने लोग जुड़े हैं? सर चित्रकार के रूप में। बिल्कुल सर चित्रकला। चित्रकला के रूप में सर चित्रकला से संबंधित है। हमने आपसे ये कहा था, मैंने ईला मेनन के बारे में आपको पढ़ाया है, तो मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में? मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सोनी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो ईला मेनन के बारे में बताइए। मुझे बता सकती है ईला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? सर पश्चिम बंगाल में होता है इसका जन्म। ठीक है, बिल्कुल सही है कि इनका जो जन्म हुआ था पश्चिमी बंगाल में हुआ था। और ये क्या है, भारत की एक समकालीन चित्रकला के रूप में, चित्रकार के रूप में जानी जाती है। और साल आता है 1958 का जो साल है, उस साल इन्होंने क्या की थी, इन्होंने पहली अपनी एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और 2000 में ईला मेनन को भारत सरकार द्वारा क्या किया था, पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और 4 जून 2013 को, बेसिकली याद रखिएगा 4 जून 2013 को, क्योंकि ये आपका जो एलटी का जो सिलेबस है उसमें ये चित्रकार के बारे में दिया है, तो 4 जून 2013 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। और बेसिकली अगर ईला मेनन की हम बात करें तो ये जो पुरस्कार है, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनको बहुत ढेर सारे पुरस्कार मिले गए। और जो हमने कहा लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था, इनमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई गई जो द वॉल सिटी का जो चित्र था बेसिकली ये, तो जब उनका अनावरण किया गया था तो उसके लिए इनको ये मिला था, तो याद रखिएगा। तो हमने इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। तो ईला मेनन क्या है, ईला मेनन का जन्म जब हुआ था, आपको कभी क्वेश्चन बनेगा कि 18 नवंबर 2000 क्या हुआ था, कब हुआ था बेसिकली, ये 1800 कब हुआ था, थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ सर 18 हाँ हाँ, तो उस टाइम पे होता है, ठीक है। और 18 नवंबर 2013 को ईला मेनन को जो 2013 के लिए किया गया था, ये दयावती मोदी जो पुरस्कार था उससे भी सम्मानित किया गया। ईला मेनन की जो कृतियाँ हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आधुनिक जो चित्रकला है संग्रहालय है वहाँ भी है, अलग अलग म्यूजियमों में इनके रखी गई है। तो बेसिकली
याद रखिएगा। तो ईना मेनन कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इला मेनन जो थी बेसिकली कि कौन कौन से ऐसे चित्रकार थे जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। बेसिकली हमने आपसे बात करी थी, जो अमृता शेरगिल हो गया, एम एफ हुसैन हो गया, और जैसे वान गो हो गया, बड़े बड़े चित्रकारों से प्रभावित थी। अब यहाँ पर आप ना अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, 23वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। 23वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, लिखा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पर्सी ब्राउन था, स्टेला कैमिनिसी था, या रॉबर्ट क्लाइक करके है, इनमें से कोई नहीं। स्टेला क्रेमरिस। और लोग बताइए। बी सर। जी। सर बी। हम्म, बी। स्टेला। यस सर। यस सर। अच्छा, और कोई? यहाँ पर जितने लोग हैं और भी तो बताओ। आपने जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है, एज ए राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, 24वें नंबर का प्रश्न है। तो 24वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि चित्रसूत्रम की जो रचना किसके द्वारा की गई थी? भरत मुनि है, या नग्नजीत है, या फिर कौटिल्य, या वाशिष्ठ? तो कौन है? सर नग्नचित। हैं? सर नग्नचित। नग्नजीत। नग्नजीत बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल नग्नजीत। ठीक है। चलिए, चित्रसूत्रम की रचना क्या है इसके बारे में बताओगे? ये क्या है? क्या है ये बता सकते हो? ये जो लिखा गया है, जो रचा गया, आपने कहा कि ये नग्नजीत द्वारा इसको रचा गया है, तो ये तो ठीक है। ये वास्तव में है क्या? चित्रसूत्रम, चित्रलक्षण ग्रंथ। हाँ बताओ। सर एक ग्रंथ है। इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है, हमें ये बताओ। सर इसमें शरीर के भी जो विभिन्न अंग होते हैं उनको मापने, मतलब उनका अनुपात करने का वो सब उसके बारे में है सर इसमें, कि उनकी जो कैसे उनकी कला देखिए, करनी करके, और साथ मतलब जो रंग। देखिए जो चित्रसूत्रम के रचयिता के रूप में हमने जो कहा था, जो राजा जो नग्नजीत को ही ये माना जाता है। अगर इसमें देखिए पौराणिक रूप से ये क्या है, कथा का वर्णन इसमें मिलता है, जिसमें हमने आपको मैंने कहानियां भी बताई थी, याद होगा आपको। मैंने कहा था जिसमें एक राजा था भयजीत के पुत्र, जो असमय जब वो क्या होता है, अकाल जब उसको मृत्यु होने के पश्चात क्या होता है, राजा ने अपने पुत्र को जीवित करने के लिए क्या किया था, तपस्या करी, और जिसे वो प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने क्या, सर प्रेतों पे विजय पाई जो थी। बर्मा थे, बर्मा ने क्या कहते हैं उनके पुत्र जो मृत्यु, जो उसका पुत्र जो मरा हुआ जो पुत्र था, उसका चित्र अंकित करने के लिए कहा, और राजा ने अपने पुत्र का जो चित्र था उसको अंकित किया था। और ब्राह्मण जो जो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, राजा के पुत्र को क्या किया था, उसमें जीवन दान दिया था। और राजा से प्रसन्न होकर बोले कि तुम नग्न प्रेतों पर क्या कहते हैं विजय प्राप्त कर ली है, और आज से तुम्हारा जो नाम रहेगा वो नग्नजीत रहेगा, और तुम्हारी जो रचना रहेगी वो सृष्टि का पहला चित्र रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सृष्टि का जो पहला चित्र किसे माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो नग्नजीत द्वारा जो बनाया गया था, यही क्या है, सृष्टि का पहला चित्र माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 25वें नंबर का प्रश्न कि चीनी चित्रकला का सर्णंग किसने किसने लिखा है? दलाई लामा, या सीहो, या भरत मुनि, या ताओ? हम्म, पक्का? बी। हाँ सर। किसने? बिल्कुल ठीक है, सीओ द्वारा ही क्या किया था, सड़ंग ये लिखा गया था। ये जो लिखा गया था बेसिकली जो चीनी जो चित्रकला के रूप में अगर हम कहें, इसे 6 सिद्धांत में कहा जाता है, 6 सिद्धांत सड़ंग इसे कहा जाता है, या ठीक है, ये आपको पता होगा। ये सीहो या सीहो जिसे हम कहते हैं, इसके नाम से इसे पुकारा गया। ये 6ठी शताब्दी में क्या कहता है, जो चीन के जो लेखक थे, इतिहासकार ने क्या कहती, इस जो चीनी चित्रकला का जो सड़ंग था, इसकी क्या थी, बहुत ज़्यादा आलोचना भी की गई थी, तो आपको पता होगा। तो अब आते हैं 26वें नंबर के प्रश्न। ये कह रहा है कि कला क्या है? कला क्या है, कोई बताएगा? कला क्या है? प्रकृति का चित्रण है, या भावों का चित्रण है, या
प्राणियों का चित्रण है या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण? कर दी। भावों का चित्रण। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसका आंसर दीजिए। चलिए, भावों का चित्रण। सर भावों का चित्रण। चलिए, और भी बताइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। सर भावों का चित्रण। कलाकारों की अनुभूति का परिपूर्ण। बिल्कुल ठीक है। इसका जो डी ऑप्शन है, कलाकारों की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण, ये है कला क्या है, तो ये है। तो ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इस पे मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो हमारी जो भारतीय परंपरा है, बेसिकली अगर आप देखोगे उसके अनुसार क्या है, कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें क्या होता है, कौशल अपेक्षाकृत होता है। ये कला क्या है, एक प्रकार के जो कृत्रिम निर्माण, जिसमें क्या होता है शारीरिक और साथ ही मानसिक कौशलों का प्रयोग किया जाता है। एक कलाकार अपने क्या होता है जीवन की अनुभूतियों से चित्रांकन करता है। जैसे कला शब्द है, सर्वप्रथम अगर इसका प्रयोग जो संभवतः किया गया था वो भरत के जो नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। और आपने जैसे भी जितने भी विद्वान रहे हैं कला के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, पर प्लेटो के अगर हम बात करें तो प्लेटो ने कला सत्य की अनुकृति है कहा था, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें कला सत्य की अनुकृति है। देखिए, इसमें अनुकृति के बारे में बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि भला जो कला में क्या होता है, मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो इसमें अभिव्यक्ति का जिक्र आता है। और कला जीवन को सत्य शिवम सुंदरम की क्या करती है, कहीं ना कहीं इस डोर में इसको बांधती हुई चलती है। तो बेसिकली कलाकार, जो कलाकार की अनुभूतियों से परिपूर्ण चित्रण होता है, जो कलाकार होता है उसके इर्द गिर्द ही ये चीज़ें घूमती है। तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न है, 27वें नंबर का प्रश्न है। तो 27वें नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है कि वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णभंगी या परिप्रमाण? वर्णिका भंग। सर वर्णिका भंग। सी। ठीक है, वर्णिका भंग है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अगर आप देखोगे, अगर हम ओवरऑल अगर देखें पृथ्वी के जितने भी सारे रूप हैं, हमें रंग और रेखा मिलाकर ही हमें दिखाई देते हैं। अगर आप जितने भी पृथ्वी में कोई भी चीज़ आपको प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रही है, जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है, हमें वो या तो रंग के माध्यम से, रेखाओं को मिलाकर किसी भी चीज को अगर हम देते तो कहीं ना कहीं उससे रेखा के द्वारा उसको उत्पित किया जाए, जिसका वर्णन हमने अगर देखा षडंग की में जो वर्णिका अंग है उसमें किया गया है। बेसिकली वर्ण में अगर हम देखें तो भारत में भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है। दो वर्ण का जहाँ पर मतलब आता है, वर्ण रंग का मतलब से हम इससे हम बात करेंगे। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, 28वें नंबर का प्रश्न। 28वें नंबर का प्रश्न क्या है, ये कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है, मार्कंडेय ने लिखा है, या फिर भरत मुनि या अभिनव गुप्त? सर मार्कंड मुनि। इन्होंने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये मार्कंडेय मुनि ने लिखा गया है। अगर मुझे ये बता सकते हो कि सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना गया है? बेसिकली अगर सर महाभारत। हाँ, अगर हम ये कहें, देखिए महाकवि जो कालिदास थे, उन्होंने किस कला को श्रेष्ठ माना है, कोई बताओगे? कालिदास द्वारा कौन सी कला को श्रेष्ठ माना है? बताइए। सर काव्य नहीं। कला। उन्होंने, जो कालिदास थे, उन्होंने नृत्य कला को सबसे श्रेष्ठ कला के रूप में माना था। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है, बेसिकली आप देख पा रहे होगे कि कोलोग्राफी पेंटिंग किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर दिया है छापा कला, ऑटोसेट पेंटिंग है, ऑफसेट पेंट है, या फिर एलोनोग्राफी है, या जेनेटिक पेंटिंग है। तो क्या है? ऑफसेट प्रिंटिंग। हाँ, ऑफसेट पेंटिंग और बी और कोई बताओ?
सर सर ए अगला क्या कलर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका छाया कला। छाया कला के अंतर्गत आता है। जिसने भी एक कहा था वो सही है, क्योंकि जो कोलोग्राफी एक प्रकार की क्या है, छापा ये पेंटिंग के रूप में हम जानते हैं, और कोलाज के बुनियादी क्रिया के साथ इसको मिश्रित किया जाता है, और ये पूरे वर्ष में स्मृतियों के सजोने के लिए इसको बनाया जाता है। तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 30वें नंबर का प्रश्न है। तो खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, असली का तेल होता है, या तारपीन का तेल होता है, या प्रकृति ग्लू होता है, या इनमें से कोई नहीं? अलसी का तेल। अलसी का तेल। प्राकृतिक ग्लू से सी प्राकृतिक सर प्राकृतिक वाला। हैं? क्या कहा आपने? सर प्राकृतिक ग्लू सी। सर सी। बिल्कुल ठीक है। तो सी जो असली का तेल कह रहा था वो गलत है, प्रकृति ग्लू इसमें मिलाया जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो खनिज रंगों में जो प्राकृतिक ग्लू होता है उसका बाइंडिंग करके इसे मिला होता है, क्योंकि प्राकृतिक ग्लू जो होता है गोंद जिसे हम कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है पेंटिंगों को आपस में जोड़ने के लिए ये किया जाता है, जिससे कि जो रंग है वो परावर्तित ना हो, उसको बनाने के लिए ये किया जाता है। बेसिकली इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे 31वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। 31वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो बता सकते हैं? 31वें नंबर का प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। बताइए क्या है ईरानी शैली की विशेषता? इसमें पृष्ठभूमि, आकृतियां, या रंग संयोजन, या रेखाएं? सर पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, सर रेखांकन। रेखाएं, और रंग योजना। अब एक ही और बचा, वो भी बोल दीजिए। जो वास्तव में जो ए बचा है वही सही है, ठीक है। आकृतियां, ये होता है ईरानी शैली की एक विशेषता जो है वो आपकी आकृतियां। ईरानी शैली का आपको जब मुगलों का आगमन हुआ वो ईरान के थे, ईरान से ही वो आए थे, तो ये आकृतियां उसमें बनाई जाती हैं। बेसिकली आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ईरानी शैली में जो रेखाओं पर आधारित होती है, आपको ये भी याद होना चाहिए। इस शैली में क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं सपाट होती हैं और कोण युक्त होती हैं। इसमें असुरक्षा और स्पर्शता का और व्याकुलता का, संघर्ष का या आघात का भाव इसमें क्या होता है, दृष्टिगोचर इसमें होता है। ईरानी शैली को हिरात शैली के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली आप ये याद होना चाहिए, अगर आपने मुगल काल ढंग से पढ़ा था तो बाबर और हुमायूं के काल में ये जो शैली थी ना, ईरानी शैली, तो उस समय भारत में इस शैली का जोर शोरों से इसमें क्या होता है वृद्धि हुई थी, इसका विकास हुआ था, याद रखिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ सर इसमें जैसे ईरानी हाँ शैली बोलिए। आकृतियां बोले सर ना, तो इसमें आकृतियां भी हो सकती है, माई भी मतलब बस हो सकता है, पर मुझे बारीक रेखांकन मैंने पढ़ा था कि सूक्ष्म बारीक रेखांकन के लिए देखिए, प्रसिद्ध है ये, और अपनी सपाट हाँ, रंग आप के लिए आप बनाई देखो, जब जाती हम मुगल काल पढ़ते हैं तो मुगल काल ही एक ऐसा वो काल था जिसमें रेखांकन इतना बारीक होता था, जिसमें टेलीस्कोप लगाया जाता है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते थे। उससे भी वो पतली रेखाएं, इतनी बारीक रेखाएं होती थी, उन रेखाओं को देखने के लिए भी टेलीस्कोप का वो लगाया जाता था। तो आपका वो कहना सही है, क्योंकि ईरानी शैली इतनी शानदार रही है अपने आप में। अगर आप देखो कि भारत में जो रेखांकन का या व्यक्तिगत चित्रांकन कहें, जो दरबारी चित्रांकन है, जो इन्हीं की तो देन है सारी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं डी पर, संबंधित है किससे? यहाँ पर एक्रेलिक चित्रण है, टैल चित्रण है, टाइल है, या फिर जल चित्रण? बताइए। सर तेल चित्रण बी। बी बी। जल रंग, और तभी तेल चित्रण। ठीक है, सर एज ए राइट आंसर है, तैल चित्रण ही ये है। क्योंकि डिपर जो तैल का ये माध्यम होता है, एक जो हमें इसका जो मतलब होता है, ये क्या होता है, इसका माध्यम होता है। इसको याद रखें। तैल चित्रण अक्सर क्या होता है, शुष्क जो तेल होता है या वाष्पशील तेल, या कहें जो अन्य माध्यमों में इसका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वास्तव में अगर देखें जो चित्र में जो चमक होती है, चमकदार चमक लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ गए होंगे। मुझे
आज आप लोगों को देख के बहुत निराशा लग रही है, तो उतना पढ़ाने का मुझे जी नहीं कर रहा क्योंकि आपकी हरकतें देख के। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो 33वें नंबर का प्रश्न है। तो 33वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हो फण फण संबंधित है या बाबू जी। राजस्थानी लोक कला सर, राजस्थानी। राजस्थानी बाप रे, इतना याद है ये। राइट। चलिए, आपने ये राजस्थानी शैली कहा है, तो आप मुझे बता इसके बारे में बताइए क्या है ये। चलिए, आपने बोल दिया है जैसे बाबूजी का फड़ चित्र का संबंध जो है आपने ये राजस्थानी का, तो बताइए इसके बारे में बताइए, बताइए। चलिए बोलिए। जो राजस्थान की एक लोक कला है, राजस्थान बाबूजी का फर्श। तो ठीक तो है, मैंने कब मना करा, तो इसके बारे में बताइए कह रहा हूं मैं। बोलो। इसमें बेसिकली ये बताओ, जो ये है इसमें क्या किया जाता है। आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में ये पहले से आपने देखा होगा, तुरंत ही आंसर ये क्लिक हो गया है। मैंने यहाँ पर दो प्रश्नों को एक साथ कोलैब करके लिखा है, तो दोनों प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो राजस्थानी लोक कला के रूप में आ जाता है। अब इस कला में, लोक कला में होता क्या है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा रखा है। भारती, इसको बताइए बेटा। सर इसमें धार्मिक चित्रों के बारे में ही है इसमें भी ना। अच्छा, पर इसमें राजस्थानी लोक कला में जो इसमें जो होता है कि ऐतिहासिक और वीरतापूर्वक कहानियों को जो मतलब एक चित्रण होता है वीर पूरक, मतलब इसमें बड़े बड़े चित्रों के आकार बनाए जाते हैं जिसमें वीर मतलब वीर रस को है सहानुभूति दिखाया बिल्कुल ठीक जाता कहा है। इन्होंने। बड़े बड़े इन्होंने कहा कि भाई इसमें जो बड़े बड़े आकार के क्या बने थे कपड़े में, इसमें ये चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए से बाबूजी का फण नाम का ये चित्र कहा जाता है। और बेसिकली जो बाबूजी का जो फड़ जो नाम है, ये प्राचीन क्या है, लोक कला, जिसमें क्या होता है गायन के साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है, गाने के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में जो रावी जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा बाबू जी का जो फण नामक क्या होता है चित्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें देवी देवताओं के, जैसे भारती ने कहा कि देवी देवताओं की इसमें छवियां का चित्रांकन इसमें किया जाता है। और बेसिकली अगर आप देखोगे जो ये कथा होती है, तो इस कथा में फड़ पर क्या होता है, लाल और जो हरे रंग होते हैं उनका इसमें चित्रांकन किया जाता है। और साथ ही इसमें लोग क्या होता है लोग क्या कहते हैं, जो भोग लगाने के बाद देवताओं की कथाओं का वाद्य यंत्रों द्वारा उसमें गाकर उसका वर्णन करते हैं। तमाम चीज़ें इस प्रकार से चीज़ें होती हैं इसमें, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं। यहाँ पर 1 दिया गया, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, अनगिनत दिया गया है। तो बताइए कितने हो सकते हैं, बताइए। एक हैं सर अनगिनत। क्या कहा तुम, तो ऐसे आप सर जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन ने, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वो कमेंट करिए। अनगिनत। सर एक एक और यहाँ पर चमियाल जी आप बताओ। आवाज आ रही है? रितु आप बताओ। सर एक अरे मैंने आपका सुन लिया, और यहाँ पर औरों ने मुंह में दही जमा के रखी है क्या? रवि जी सर एक बोला मैंने पहले ही। एक होगा सर में। अरे आप, सर मैंने भी पहले ही अरे आपने एक बोल दिया, समझ गया हूं मैं। आप लोगों ने बोल दिया, और लोग भी तो हैं यहाँ पर ना। डी बोला है सर, अनगिनत। अनगिनत। सर मैंने भी अनगिनत बोला है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका 3 होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है?